आज महत्वपूर्ण विषयों पर, राष्ट्र के महत्वपूर्ण विषयों पर, संस्कृति के महत्वपूर्ण विषयों पर, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक जीवन के महत्वपूर्ण विषयों पर विमर्श करने का अनवरत निरंतर प्रयास लोक पहल नामक यह सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक अ, जो एक हमारी संस्था है, एक हमारा जो स्वरूप है, वो लगातार चलता रहता है। ये हमारा याज्ञिक अनुष्ठान अनवरत अपनी यात्रा करता रहता है। और इसी क्रम में आज हमने लोक पहल के ही बहुत यशस्वी राष्ट्रीय रूप से, अंतर्राष्ट्रीय रूप से सह संयोजक का कार्य देख रहे माननीय डॉक्टर राजीव रंजन जी, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, विदेशी भाषा विशेषज्ञ, चचियांग UACU विदेशी भाषा विश्वविद्यालय चीन में उनका पाथे हम सबके बीच प्राप्त होगा। आज का विषय भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां। यह अत्यंत व्यापक विषय है, यह अत्यंत सामयिक भी है। इस विषय की महत्ता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आज भारत का प्रत्येक नागरिक इस पर विमर्श करने के लिए, इस पर बातचीत करने के लिए, इस पर निरंतर गतिशील है। यह चिंतन निरंतर गतिशील है, इस पर निरंतर विमर्श चल रहा है पूरे भारतवर्ष में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक। जिसकी राजनीति में रुचि भी नहीं है, वह भी इस महत्वपूर्ण विषय पर विमर्श कर रहा है। मैं लोक पहल को आभासी मंच से ऑनलाइन सुन रहे, फेसबुक के और यूट्यूब पर सुन रहे मैं अपने समस्त श्रोताओं से, अपने समस्त देखने वालों से, श्रव्य और दृश्य माध्यम में सुनने वालों से, अपने समस्त श्रोताओं से निवेदन करता हूं कि हमारे लोक पहल के यूट्यूब चैनल को, हमारे लोक पहल के फेसबुक चैनल को निरंतर आप लाइक करें। अगर फेसबुक आप देख रहे हैं तो उसे निरंतर लाइक करें। अगर आप देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो उसको सब्सक्राइब करिए। आपका लाइक और आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और राष्ट्र के लिए संस्कृति, सभ्यता और भारत की प्राचीनता और इसकी धरोहर को संरक्षण की दिशा में आपका यह एक महनीय योगदान होगा। और अभी हमको लगता है कोई लाइव सुन रहा है, तो उन्होंने अपने कमेंट अभी हमें भेजे हैं और इस लाइव कमेंट में 93 व्यू अभी आ गए हैं फेसबुक लाइव पर। मैं फेसबुक पे लाइव सुन रहे उन समस्त श्रोताओं का हृदय से आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूं। लोक पहल के अपने समस्त पदाधिकारियों के तरफ से, लोक पहल के अपने सांगठनिक स्वरूप के तरफ से मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं लगातार देख रहा हूं कि 93 व्यू तुरंत हमको मिल रहा है और वो लगातार सुन रहे हैं। लोक पहल के विषय में मैं संक्षिप्त परिचय दे दूं, क्योंकि एक मान्य परंपरा हम लोगों ने प्रतिस्थापित कर रखी है। लोक पहल के जो हमारे पार्श्व में दिखाई दे रहा है, जहां से मैं बोल रहा हूं, वहां पंच महाविभूतियां दिखाई दे रही हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ सर संघ चालक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, उप आख्यान रज्जू भैया, जिन्हें हम पूज्य रज्जू भैया के नाम से समादर के साथ यह नाम उल्लेख करते हैं, वह लोक पहल के आदर्श हैं। जो संघ का सरसंघ चालक होगा, उसकी महत्ता, उसकी अर्थवत्ता और उसकी उपयोगिता के विषय में चर्चा करना बहुत एक सूर्य को दीपक दिखाने के सदृश है। जिनका पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित था, संघ के प्रचारक के रूप में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान के अध्यक्ष और प्रोफेसर के रूप में, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक के रूप में, जो सामाजिक एकता स्थापित करने, सामाजिक समरसता स्थापित करने में जो आपका अद्वितीय योगदान है, ऐसे पूज्य राजेंद्र सिंह रज्जू भैया जी हम लोगों के आदर्श हैं। लोक पहल उनके दिखाए रास्ते पर उनके आदर्शों का अनुकरण और अनुसरण करता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण नाम है, वह है महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, जिनके नाम के आगे ही महामना शब्द लगा हुआ है। अभी कुंभ का मेला व्यतीत हुआ है। लॉर्ड लिथिन गो, जो भारत का
गवर्नर जनरल था उस समय, गवर्नर जनरल के जगह वायसराय कहा जाता था, उसने पूछा कि ये कुंभ में इतने लोग आकर्षित होके कैसे चले आते हैं जिनके लिए निमंत्रण नहीं दिया गया है। तो उन्होंने पंचांग निकाला, भारत की वो ज्योतिषीय काल गणना, भारत की वो गणितीय काल गणना पर गर्व करने वाले और उसकी प्रतीति और बोध कराने के लिए, भारत भारत में उसका बोध कराने के लिए, भारत में पाश्चात्य और प्राचीन दोनों शिक्षा की उपयोगिता को समझते हुए महामना ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। महामना ने 1910 में विश्व हिंदू महासभा की स्थापना की। ऐसे भारत रत्न पूज्य महामना पंडित मदन मोहन मालवीय हमारे लोक पहल के आदर्श हैं। उसके ठीक बगल में हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, अंत्योदय, अंत से उदय करने की आकांक्षा रखने वाले, समाज को एकता के सूत्र में पिरोने वाले, ऐसे ऐसे पूज्य हम लोगों के आदर्श राजनीति करने, ऐसे यशस्वी पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे लोक पहल के आदर्श हैं। भारतीय राजनीति में भारतीय भारत को राजनीतिक रूप से एकात्मकता में बांधने के लिए जिस महनीय योगदान की आवश्यकता भारत को आज भी है, ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे आदर्श हैं। एक अनोखा, अद्भुत, अद्वितीय व्यक्तित्व जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक आजादी की लड़ाई लड़ी और गोरक्ष पीठाधीश्वर रहते हुए सामाजिक समरसता के लिए, सामाजिक विखंडन को दूर करने के लिए और राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को निरंतर स्वर प्रदान करने वाले ब्रह्मलीन महंत पूज्य अवैधनाथ जी हमारे आदर्श हैं। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन, जो आज भव्य और दिव्य स्वरूप में अयोध्या धाम में, श्री अयोध्या धाम में हमारा जो राम मंदिर दिख रहा है, जो हमारा सपना साकार हुआ है, एक वह मनोविज्ञान था कि विदेशी आक्रांताओं ने हमारे मंदिरों को, हमारे मठों को ध्वस्त किया था। उस मनोविज्ञान को पुनः विध्वंस को सृजन में परिवर्तित करने वाले सृजन के शिल्पी पूज्य अवैधनाथ जी लोक पहल के आदर्श हैं। राम मंदिर आंदोलन को लोगों के कंठों का हार बना देने वाले, हम हैं हिंदू 60 करोड़, ताला देंगे तोड़ मरोड़, इस उद्घोष को भारत के गगन मंडल तक पहुंचा देने वाले, वह ऊंचाई प्रदान करने वाले पूज्य अशोक जी सिंघल, जिनका कितना अदृश्य अद्वितीय योगदान भारत की सांस्कृतिक आजादी की लड़ाई में थे, वो हमारे आदर्श हैं। लोक पहल का यह वैचारिक पक्ष है। जो उसका सांगठनिक पक्ष है, माननीय संयोजक लोक पहल डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी, भाई साहब, आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हैं और इसके साथ आपका एक दूसरा महनीय परिचय है। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत ही प्रतिबद्ध, कटिबद्ध स्वयंसेवक हैं और आपका राष्ट्रीय उत्तरदायित्व है। आप स्वयंसेवक के रूप में स्वदेशी जागरण मंच और संघ के विभिन्न राष्ट्रीय दायित्वों का निर्वहन करते हैं। वो हमारे लोक पहल के संयोजक हैं। डॉक्टर बाबूलाल आर्या, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व कुल सचिव हैं, वो लोक पहल के अध्यक्ष हैं। अन्य जो महनीय नाम हैं, प्रोफेसर अवनीश पार्थीडकर, प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह, प्रोफेसर आलोक चौहान, डॉक्टर हर्षमणि सिंह, डॉक्टर भावेश जी द्विवेदी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा प्रतिनिधित्व, हमारा मान निरंतर दिगंत की ओर ऊर्जित कर रहे हैं, ऐसे प्रोफेसर विवेक मणि त्रिपाठी, प्रोफेसर राजीव रंजन, प्रोफेसर उदय भान सिंह हमारे महनीय कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर ऋषिकेश सिंह, डॉक्टर चंद्र किशोर, श्री प्रभाकर जी, श्री प्रभाकर चौहान, श्री सनी कुमार, जो शोध छात्र हैं, और शोध छात्रों के बीच एक दिन भी ये दोनों छात्र लोक पहल से, ऐसा कोई अवसर नहीं आया है जब लोक पहल से अपनी सार्थक और बहुत ही सार्थक और सकारात्मक रूप से, जैसे मैं नहीं भूलता हूं और लोगों को जगाता हूं, गठनायक के रूप में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रूप में मैंने अपने संघी पद्धति के जीवन का आरंभ किया था, ठीक वही स्थिति प्रभाकर और सनी कुमार की होती है। ये दोनों, इनका मैं बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और आज जो बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष हम सबके बीच आज निर्धारित किया गया है, जिस विषय पर पाथे हम सबको प्राप्त प्रोफेसर राजीव रंजन जी करेंगे, तो वो बहुत सामयिक विषय है, बहुत सार्थक विषय है भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा। चुनौतियां, आज आतंकवाद से भारत घिरा हुआ है।
आंतरिक रूप से भी एक आतंकवाद से ग्रस्त है। भारत के भेदिए घर में बैठे हुए हैं। हम दुश्मनों से लड़ सकते हैं, लेकिन घर में बैठे हुए जो विश्वासघाती हैं उनसे लड़ना बहुत मुश्किल है। आज हमें उस चुनौती से भी, अगर मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, राजनीति विज्ञान पढ़ाता हूँ विश्वविद्यालय महाविद्यालय में, तो इस नाते मैं कहूँगा कि भारत की आंतरिक, भारत की सीमा की सुरक्षा और भारत की सांस्कृतिक सुरक्षा, यही हमारे हमारे आज हमारे समक्ष सबसे बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों पर अभी हम सबको पाथेय प्राप्त होगा, लेकिन इस विषय के प्रवर्तन के लिए, और जब लोक पहल का मुखिया, लोक पहल का अभिभावक हम सबके नेतृत्व करता जब रहते हैं, तो लोक पहल का मनोबल भी बहुत ऊंचा होता है। वो लगातार अपने सहज सरल व्यक्तित्व से अपने कार्यकर्ताओं तक जुड़ते रहते हैं। यह पूर्व कला है। और यह मैं केवल सामने से बात नहीं कर रहा हूं। अगर मेरे जैसा कार्यकर्ता प्रतिबद्ध होकर प्रत्येक रविवार को बैठा रहता है, कैसे कार्यक्रम करेंगे, उसकी भी चिंता करनी है, हमारे श्रोतागण कैसे एकत्रित होंगे, तो ये सब आपका यशस्वी नेतृत्व है, आपका स्नेह है, आपका आशीर्वाद है। तो मैं निवेदन करूंगा माननीय संयोजक लोक पहल डॉक्टर विजय कुमार जी भाई साहब से कि आज के विषय पर अपना विचार रखें और हम सबको एक दिशा निर्देश दें। और मैं यह भी अपील करूंगा कि आप भारत के समस्त श्रोताओं से अपील करिए। हम अशोक सिंघल के आदर्शों के मानने वाले हैं, अवैधनाथ जी के आदर्शों को मानने वाले हैं, पूज्य रज्जू भैया के, हम विपरीत परिस्थितियों में चलने वाले लोग हैं, हम महामना के अनुयायी हैं, हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुयायी हैं। आप भारत से निवेदन करिए कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए यूट्यूब को, और हमारे फेसबुक चैनल को अधिक से अधिक लाइक करिए। इसी आग्रह के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं माननीय संयोजक लोक पहल। डॉक्टर साहब, आज के इस आभासीय मंच पे उपस्थित सभी को स्वागत है। जैसा कि डॉक्टर अखिलेश जी ने कहा कि लोक पहल परिवार के कंधों पे ही लोक पहल का पूरा भार है, और आज के वक्ता हमारे विदेश या चीन की धरती पे बैठे हुए और भारत के रहने वाले अपनी कर्मभूमि को वहाँ बनाए हुए हैं। ऐसे डॉक्टर राजीव रंजन जी का हम लोग अपने इस आभासीय मंच पे स्वागत करते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि लोक पहल की वेबसाइट को और उसके सारे सोशल मीडिया के नेटवर्क को देखते रहें और उसको सब्सक्राइब करके अपना सहयोग प्रदान करते रहें। अपने विचारों को लोक पहल की वेबसाइट पे डालते रहें। वहाँ एक जो है अपना कुछ भी जो भी आपके मन में हो, वो मैसेज फॉर्म में भी, लेख आर्टिकल फॉर्म में भी हम लोग दे सकते हैं। तो ये तो साप्ताहिक आभासीय मंच पे एक विषय विशेष पे हमारी चर्चा होती ही रहती है, लेकिन बीच में भी अगर हमको किसी विषय को ध्यान में आता है और हम समाज में पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारी वेबसाइट और जो भी ऑनलाइन चैनल्स हैं सोशल मीडिया के, उसका उपयोग हम सभी कार्यकर्ता अपने परिवार के सदस्य के रूप में समझ के कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। ये आग्रह हम बराबर करेंगे, और जितने सदस्यता अभियान चल सके, जितने हमारे श्रोता बन सके, उससे हमको अपनी बातों को सब तक पहुंचाने में आसानी होगी। और यह आसानी का कार्य हमारी लोक पहल परिवार की टीम ही कर सकती है, और विश्वास है कि आप सब लोग सहयोगात्मक रुख अपना के ऐसा करेंगे। आज के विषय की जहां तक बात है, राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां, विषय संवेदनशील है और भारत में वर्तमान परिस्थितियों और विशेष करके आज का जो वातावरण है उसमें वो समय के अनुकूल विषय आता है। और इस विषय की जितनी गंभीरता से चर्चा की जाए, वो लोक पहल परिवार की सामर्थ्य को बढ़ाएगा, भारत के नेतृत्व को ऊर्जा देगा, और भारत के विकास और भारत के स्थायित्व, भारत के स्वाभिमान और भारत की मजबूती में अपना योगदान देगा। ऐसा हमको पूरा विश्वास है। बस केवल हम, जैसा कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे देश के महापुरुषों ने राष्ट्रीय चुनौतियों को निपटने के लिए जो जो योजनाएं और जो जो कार्य किए हैं, उसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं
इस विषय पे विस्तृत चर्चा तो डॉक्टर राजीव जी करेंगे, लेकिन कुछ बिंदुओं पे हम ध्यान दिलाना चाहेंगे जिस पे हम सब लोगों को विचार करना चाहिए। राष्ट्रीय चुनौतियां हो या नागरिकों के सुरक्षा की चुनौतियां हो या भारत के और भारत के नागरिकों के स्वाभिमान की रक्षा की चुनौतियां, इसकी सबकी पूर्ति हम जो है सेना से, शक्ति से, अग्नेयास्त्रों से ही कर सकते हैं, यह सोच ठीक नहीं है और इस सोच से समाधान नहीं हो पाएगा। आज भारत की सबसे बड़ी चुनौती है कि भारत पे अभिमान करने वाला, भारत को भारत समझने वाला और भारत भूमि पे जन्म लेने पे अपने को गौरवान्वित महसूस करने वाला नागरिक भारत को चाहिए और उस नागरिक को अपने स्वाभिमान का भान कराने के लिए भारत की संस्कृति में, वर्तमान संस्कृति में परिवर्तन करने की जरूरत है। भारत के सरकार को और हम समाज के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को, अपने युवाओं और नागरिकों को भारत पे भान करने का, भारत पे अभिमान करने का जो भाव है वो जगाने की जरूरत है। आज जो भी चुनौतियां राष्ट्रीय सुरक्षा को मिल रही हैं, उसमें सबसे ज्यादा चुनौतियां और हमको कमजोर कर रही हैं भारत के अंदर रहने वालों में, काफी लोग तो कहना गलत होगा, लेकिन भारत की अस्मिता को प्रभावित करने की क्षमता रखने वाली संख्या के बराबर लोग कम से कम भारत पे अभिमान और भारत के स्वाभिमान के साथ खड़े होने से कतरा रहे। कारण कुछ भी हो सकता है, उसके पीछे के हेतु अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब हमको अपनी जन्मभूमि पे, अपनी कर्मभूमि पे और अपने पे अभिमान नहीं होगा और हम वो अभिमान अपने पड़ोस के मुल्क पे, अपने पड़ोसी पे या किसी और पे करेंगे, तो फिर भारत की सुरक्षा की चुनौतियां अनवरत बनी रहेंगी और उस चुनौतियों से निपटने के लिए सेनाओं का प्रयोग करने में हमको थकान महसूस होती रही। यही हमको स्वतंत्रता के पहले भी, स्वतंत्रता के बाद भी देखने को मिला। अगर हम स्वतंत्रता के बाद देखें तो हमारे देश की सेनाओं को युद्ध में जीतने की कला रही है और वो युद्ध को जीत के आए हैं, लेकिन टेबल पे हम लोग उसको कमजोर करते रहे। अगर स्वतंत्रता की ओर पहले जाएं तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी से हर बार लड़ाई जीती, लेकिन भावनाओं में बह के या भारतीय संस्कृति में बह के उस लड़ाई को वो हमेशा हार गए और हारने का परिणाम हमारे इतिहास में जिस तरह से दागदार ढंग से लिखा गया है, वो आज भी हमारे साथ चल रहा है। कहाँ क्रूरता की जरूरत है, कहाँ कठोरता की जरूरत है और कहाँ विशाल हृदय के साथ पूरे दुनिया को, वसुधा को कुटुंब मान के उसको सीने से लगाने की जरूरत है, इसकी बहुत बारीक रेखा है और जिसको हम युवाओं को समझना पड़ेगा और युवाओं को समझाने में लोक पहल टीम को अपना योगदान देना पड़ेगा। तो ये एक समसामयिक विषय पे हमने अपने छोटे से जो विचार प्रवाह के बिंदु थे उसको रखने की कोशिश की और ये आभास कराने की कोशिश की कि हम लोग अपने वक्तव्य को या हम लोग अपने विचार को अगर इस दृष्टि से रखेंगे तो समाज में, भारतीय जनमानस में अपने का भान बेहतर होगा और हम आगे चल के भारत के लोगों को भारत के साथ रखने में और भारत की अस्मिता की रक्षा में उनका पूरा मजबूती के साथ खड़ा करने में समर्थ हो जाएंगे, ऐसा हम मान के चलते हैं। हमारे 5 जो महापुरुष हैं, उन महापुरुषों ने भी यही सिखाया है और उन महापुरुषों का भी हमारे ऊपर ऐसे ही आशीर्वाद है और उनके रास्ते पे चलने पे ही हम अपने गंतव्य को प्राप्त करेंगे, यह विश्वास के साथ। और उनके बारे में बृहत डॉक्टर अखिलेश जी ने बताया ही। अब केवल एक बात कह के हम अपनी वाणी को विराम देंगे और वक्ता को अवसर देंगे। 28 मई को अपने 5 महापुरुषों में से महंत अवैधनाथ जी की जयंती है। इस जयंती को दिल्ली में हम लोग बृहत स्तर पे मनाएंगे, लेकिन अपने सारे लोक पहल परिवार के सदस्यों से ये अपेक्षा करेंगे कि वो या तो अगर उसको समय मिले तो हमारे बड़े कार्यक्रम में उपस्थित हो और नहीं तो जहां हैं
अपने महापुरुषों की जयंती अपने स्तर पे जरूर मनाएं, जिससे हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह होगा और हम अपने महापुरुषों को और बेहतर ढंग से जानने का अवसर प्राप्त करेंगे। यही कह के हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और अपने मुख्य वक्ता से अपेक्षा करते हैं कि वो आए और अपने विषय को रखें। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद भाई साहब, आपने बहुत सारगर्भित बात कही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सदैव से ही एक बहुत प्राचीन काल से भारत युद्ध लड़ता रहा है। हमने किसी विदेशी शक्ति को विजित करने की आकांक्षा कभी नहीं पाली है। हमने किसी को युद्ध नहीं थोपा है। हम बुद्ध के देश रहे हैं। दशरथ युद्ध, आप ऋग्वैदिक काल में जाइए तो दशरथ युद्ध से लेके और 2025 तक का यह आतंकवाद के विरुद्ध जो युद्ध है, ये बुद्ध की धरती लगातार युद्ध की विरोधी रही है। लेकिन अपेक्षित जवाब देना जैसा भगवान श्री राम ने किया, भगवान श्री कृष्ण ने किया, भगवान परशुराम ने किया, हमारे जितने अवतारी पुरुष हैं उन्होंने, चाहे वो वीर शिवाजी हों, राणा प्रताप हो, महाराणा प्रताप हो, चाहे छत्रसाल महाराज छत्रसाल हो, गुरु गोविंद सिंह जी हो, जो वीरता की अनन्य गाथा है, वो हमारे लिए, हमारा हमारा धर्म भी हमें युद्ध सिखाता है। और हमारा जो युद्ध है वह स्वार्थ के लिए नहीं है, परमार्थ के लिए है। हमारा युद्ध और राष्ट्रीय जीवन की जो नित्य चुनौतियां हैं, वर्तमान संदर्भ में बॉर्डर की समस्या है, सीमा की प्रबंधन की समस्या है, आंतरिक समस्या है, और वैश्विक स्तर पर राजनीतिक आर्थिक चुनौतियों का सामना करना है। तो भारत की राष्ट्रीय एकात्मकता के संबंध क्या क्या चुनौतियां हैं, इस विषय पर अपना जो महनीय वक्तव्य है आज प्रस्तुत करने के लिए मैं बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूं एक महनीय प्रोफेसर को और एक ऐसे व्यक्तित्व को जो लोक पहल का स्वयं एक पथिक है, एक निस्वार्थ यात्री है, जिसकी चेतना जितना भारतीय है उससे भी बढ़कर वैश्विक है। तो ऐसे मैं डॉक्टर राजीव रंजन जी को आमंत्रित करता हूं और इसी के साथ इस पर एक गंभीर टिप्पणी और मीमांसा के लिए इस वक्तव्य के बाद प्रोफेसर विवेक मणि त्रिपाठी जी का होगा। डॉक्टर राजीव रंजन जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं विजय सर को प्रणाम करते हुए, अखिलेश सर को प्रणाम करते हुए अपने एक बहुत ही समसामयिक विषय को सबके सामने रखूंगा। जैसा अखिलेश सर ने कहा कि यह एक ऐसा विषय आज के समय में बन गया है कि जो व्यक्ति राजनीति विज्ञान का विशेषज्ञ भी नहीं है परंतु एक आम नागरिक है, वह भी इस पर आज के समय में चर्चा कर रहा है। और अभी जिस तरह से हमें बाह्य चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, हमारे अंदर की कुछ ऐसी बीमारियां निकल के आई है जिसके बारे में हमें पता भी नहीं था। हमें यह अंदाजा भी नहीं था कि हमारे पास कितने विदेशी किस किस रूप में रह रहे हैं और उनका कितना खतरनाक एटीट्यूड है कि वो जाना भी नहीं चाहते और वो सीधा सीधा भारत सरकार से एक तरह से लड़ना चाहते हैं। तो हम एक बहुत ही गंभीर भारत, जब जिस तरह अखिलेश सर ने बहुत ही विस्तार में बताया कि से ही नहीं बहुत सैकड़ों सालों से हम आंतरिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। और उसके बाद हम देखें तो जो हमारे ऊपर इस्लामिक कट्टरपंथी आए और अंग्रेज आए और इन दोनों ने मिलकर भारत की जो एक व्यवस्था थी उस व्यवस्था को बहुत ही कुशलता से उसको तोड़ने का काम किया है। और हम जब कभी कभी ऐसे ही जब मैं इन सब चीजों पर विचार करता हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसे देश हूँ, चीन में हूँ, जहाँ पे कि यहाँ पर यद्यपि एक विदेशी विचारधारा का शासन है। कम्युनिस्ट विचारधारा कोई चीन की अपनी विचारधारा नहीं थी या मार्क्सवादी विचारधारा यहाँ की अपनी विचारधारा नहीं थी। इन्होंने इसको एक तरह से चीनी रूप में अपनाया और चीन का जो एक कम्युनिस्ट शासन यहाँ होने के बावजूद इन्होंने जो चीन की एक सांस्कृतिक चेतना है या चीन का जो एक सांस्कृतिक गौरव है उसके साथ इस देश को चलाने का काम किया है। तो हम इसको हमेशा देखते ही रहते हैं, मैं भी देखता रहता हूँ, विवेक जी भी देखते रहते हैं और अक्सर हम इस पर चर्चा भी करते हैं कि भारत को कितने अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे यहाँ के जो वामपंथी हैं वो कितने खतरनाक है हमारे देश के लिए। और अभी तो एक ही राज्य में बचे हैं, लेकिन कुछ समय पहले तक वो कम से कम 3 राज्यों में बहुत
दशकों से वो शासन कर रहे थे। तो अगर हम भारत की आंतरिक सुरक्षा को देखें तो ये बहुत सारी चुनौतियों से जूझ रहा है, जिसमें वामपंथी उग्रवाद है, सांप्रदायिक हिंसा है, साइबर खतरे हैं, विद्रोही समूह है, कई तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। अखिलेश सर और विजय सर ने भी इन सब पे चर्चा की। तो जब हम भारत की सुरक्षा का माहौल देखते हैं तो वो एक बहुत ही जटिल और एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण तस्वीर हमारे सामने निकल कर आती है, जिसमें हम बाहरी और घरेलू दोनों ही तरह के माहौल से प्रभावित होते हैं। विशेषकर अभी के समय में जब हम देख रहे हैं कि जब विदेशियों को निकाला जा रहा है, पाकिस्तानियों को, बांग्लादेशियों को, तो हमें पता चल रहा है कि यह जो बाहरी तत्व है वो हम किस तरह हमारे यहाँ घरेलू तत्व बन गए। और हम 1947 से ही देखते हैं कि इस तरह के लोग भारत के लिए कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं और हमारी आंतरिक सुरक्षा को कितना प्रभावित करते हैं। भारत जो कि एक सांस्कृतिक रूप से सांस्कृतिक विविधता का देश है, और इसमें हमारे लिए यह एक तरह से श्रेय की बात है कि हमारे देश में देश की सुरक्षा हम बनाए हुए हैं, हम देश को इकट्ठा रखे हुए हैं, हम देश को लोकतांत्रिक बनाए हुए हैं। इन सभी चुनौतियों के बावजूद भारत कमजोर नहीं हुआ, भारत मजबूत ही हुआ है। और हम आज के समय में देखें कि जब भारत का जो लोकतंत्र है वह एक तरह से सोपान चढ़ा है, और हमारे यहाँ मध्यम आय के देश से हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और देश का जो मध्य वर्ग है, जो असल में देश को चुनता है, देश को चलाता है, वह वैश्विक मामलों में एक प्रमुख किरदार अदा करने के लिए तैयार है। तो जब हम भारत को देखते हैं तो जो विभाजन से पैदा हुई अस्थिरता थी भारत में, जिसमें लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग विस्थापित हुए, और उन्होंने बहुत गंभीर चुनौतियों का सामना किया। हम उस समय हमारे पास इस तरह से हम वैज्ञानिक रूप से भी बहुत आगे नहीं थे, विज्ञान में भी बहुत आगे नहीं थे। हमारे पास कुछ गिने चुने इंस्टीट्यूट्स तो अंग्रेजों ने बनाए थे, परंतु वो काफी नहीं थे। भारत की जनसंख्या उस समय 40 करोड़ की जनसंख्या थी, आज हम 150 करोड़ के आसपास चल रहे हैं, 140 करोड़ की जनसंख्या है। तो एक गंभीर समस्याएं जो है वो आजादी के समय से ही भारत के अंदर शुरू हो गई थी। और फिर यदि हम देखें कि हमें जब युद्ध का सामना करना पड़ा, तो हमें लगभग शुरू के तो कई दशकों में युद्ध का ही सामना करना पड़ा, और जब युद्ध रुका तो हमें आतंकवाद और नक्सलवाद का सामना करना पड़ रहा है। तो भारत की जो जटिलताएं है वो बढ़ी ही है और आगे कर लिया गया। तो भारत को इस तरह की चुनौतियों से भी लगातार निपटना पड़ रहा है, और बाह्य कारक तो हमारे नियंत्रण में कम होते हैं, परंतु हमें खुफिया जानकारी, अपनी क्षमताओं का विकास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, कूटनीतिक कुशलता, इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो यदि हम देखें तो सीमा पार कट्टरपंथ, सीमा पार आतंकवाद जो है वो भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जो पहले हम ऐसा समझते थे कि वह कश्मीर के आसपास है, या पूर्व में अगर हम देखें तो वो तमिलनाडु के आसपास बहुत अधिक रही है, और भारत को उस बहुत समस्या का सामना करना पड़ा है। परंतु उसके प्रभाव में यदि हम देखें तो बहुत सारा अवैध प्रवास और शरणार्थी, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश तो है ही, उसके अलावा श्रीलंका, म्यांमार, इस तरह के कई देशों से अवैध प्रवासन और शरणार्थी भारत आते रहे हैं। और आज जब हमारे यहाँ से इस तरह के लोग निकाले जा रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि यह समस्या कितनी गंभीर है। इनको निकालना और इनके बारे में पहले पता करना और इनको निकालना, ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ एक मुद्दा है हमारे यहाँ के अंदर का करप्शन। क्योंकि उस करप्शन की वजह से उनके पास हर तरह के भारत के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उपलब्ध है, और हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए जो इन्हीं अवैध प्रवासियों और शरणार्थियों के द्वारा जो ड्रग्स और हथियारों की तस्करी होती है भारत के अंदर,
अभी तो पाकिस्तान ड्रोन से हमारे ऊपर बारूद भेज रहा है, लेकिन कुछ समय पहले तक और शायद अभी भी वो ड्रोन का इस्तेमाल हमारे यहाँ ड्रग्स भेजने के लिए करता है। पाकिस्तान में ड्रग्स पाए जाते हैं जो ड्रोन से गिराए गए हैं। तो ये पंजाब में, भारत के पंजाब में इस तरह का बहुत बड़ी एक तस्करी होती रही है, जो हमारे युवाओं के लिए भी बहुत खतरनाक है। और जो पंजाब एक तरह से स्वस्थ शरीर का एक राज्य हुआ करता था, उसमें एक ड्रग्स एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या हो चुकी है। और इसी तरह से आज की डेट में हम देखें तो साइबर स्पेस, डार्क नेट हमारे यहाँ बहुत ही बड़ी चुनौती है इसकी। और भारत के वेबसाइट्स को हैक करने की लगातार कोशिश होते रहती है। अभी खासकर अभी हम देखें तो बैंक से हमें बहुत सारी इस तरह की वार्निंग दी जाती है कि भाई आप इस तरह का फोन ना उठाएं, ऐसा मैसेज को क्लिक ना करें। तो ये सब जो एक साइबर स्पेस में हम बहुत गंभीर चुनौती महसूस कर रहे हैं, जिसमें आम जनता इतनी शिक्षित नहीं है कि वो उससे मुकाबला कर सके। और अगर हम देखें तो उच्च समुद्र के स्तर पर जो है वो अवैध गतिविधियां भारत के अंदर बहुत है। उधर के रास्ते से भी बहुत सारी ऐसी गतिविधियां होती है, और ड्रग्स वगैरह भारत के अंदर लाया जाता है। यदि हम देखें तो जो हमारे पड़ोस में अस्थिरता है, जो आप देखें तो भारत के चारों तरफ लगभग अस्थिर देशों का एक समूह है। बांग्लादेश जो एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था थी, वो कुछ ही महीनों में या एक साल के अंदर अंदर हम कहें कि वो बहुत ही गंभीर रूप से चुनौतियों का सामना कर रही है, और उसका असर भारत के ऊपर होता है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान तो है ही। और इसमें हम देखें तो एक मानव तस्करी से जुड़ा हुआ मामला है, जो एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और इसी तरह हम देखें तो नकली मुद्रा और बैंक नोट, इस तरह से भी एक संबंधित अपराध है। जब हमारे यहाँ नोटबंदी हुई थी तो ऐसा लगा था कि आतंकवादियों की कमर टूट जाएगी, परंतु उनका एक ऐसा बना हुआ सिस्टम है कि वो उससे निकल के आ जाते हैं। और हम जब देखते हैं तो आतंकवादियों का एक पूरा अपना एक सिस्टम है, जिसमें उनके पैसे, आतंकवादियों को पैसे देना, आतंकवादी अगर कोई मर जाता है तो उसके घर पेंशन भिजवाना, उसके परिवार को सपोर्ट करना। तो इस तरह से वो एक बहुत ही कमिटेड आतंकवाद का ग्रुप है, जो ये केवल एक वैचारिक समस्या नहीं है, परंतु यह एक आर्थिक समस्या भी है भारत के संबंध में। और साइबर आतंकवाद, और एक तरह से बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन वीडियोस के द्वारा भारत के विरुद्ध भड़काना, और उनको विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए ट्रेन करना। तो ये सब समस्याएं भारत के लिए एक बहुत ही गंभीर समस्या है। अगर हम वामपंथी उग्रवाद को देखें तो अब तो बहुत ही कम हो गया है, और हमारे गृह मंत्री ने बहुत ही देश को एक तरह से तोहफा दिया है कि उन्होंने कहा कि 2026 तक यह नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। परंतु फिर भी जो वामपंथी विचारधारा है, उग्रवाद है, और छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इस तरह के राज्यों में इनका एक गंभीर प्रभाव है। और एक तरह से राज्य को पीछे रखने में, या प्रदेश को पीछे रखने में, या किसी क्षेत्र को पीछे रखने में इनकी एक बहुत गंभीर भूमिका है। और इन्होंने कितने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है। हम भारत की स्थिति एक ऐसी हो चुकी है इन माओवादी और आतंकवादियों की वजह से, कि यदि एक या दो सुरक्षा बल निशाना बनते हैं इनका, तो हम इस पे ध्यान ही नहीं देते। यानी ये एक हमारे लिए एक नॉर्मल सी बात हो गई है, जो बहुत गंभीर गंभीर बात है। और सबसे गंभीर बात है कि ये हमारे यहाँ आधारभूत संरचनाओं को बनाने में और विकास परियोजनाओं को बनाने में ये बाधा उत्पन्न करते हैं, और जनजातीय शिकायतों का फायदा उठाते हैं। इसके लिए हमें आवश्यक है कि हम कई तरह की स्मार्ट पुलिसिंग और इंटेल, खुफिया जानकारी इकट्ठा करें और इनके ऊपर कार्रवाई करें। और मुझे लग रहा है कि भारत सरकार पूरी तरह से कर रही है।
और इसका हमें फायदा मिलेगा ही मिलेगा। पूर्वोत्तर भारत की तरफ यदि हम देखें तो पूर्वोत्तर भारत में भी एक तरह का उग्रवाद है और कई तरह के ग्रुप है। अभी हम मणिपुर को देख रहे हैं कि कुकी और विद्रोह के बीच में एक तरह से जो उनके बीच में एक संघर्ष है, उसकी वजह से कितने हजारों लोग विस्थापित हुए हैं, सैकड़ों लोग मारे गए हैं। इसी तरह असम में उल्फा है, नागालैंड में NSCN है, बहुत सारे इस तरह के ग्रुप है जो उत्तर पूर्व भारत में उग्रवाद को बढ़ाते रहते हैं। और सबसे गंभीर चुनौती वहां पर यह है कि इस तरह के ग्रुप जो है वो भारत में कुछ घटना करके बर्मा की तरफ, म्यांमार की तरफ निकल जाता है और उनको पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जो हमारा जो एक तरह से ज्योग्राफिकल टेरेन है वहां पे वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। और कभी अभी देखिए हमारे जो मिजोरम के मुख्यमंत्री है वो अलगाववाद की बात करते हैं संविधान की शपथ लेने के बाद भी। तो इस तरह से उनकी जो अवैध, वहां से अवैध लोग को भारत में आना और उस क्षेत्र को एक तरह से गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जम्मू कश्मीर का जो हमारा आतंकवाद है वो तो किसी से छुपा ही नहीं है और कई सारे आतंकवादी समूह हैं, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, हम नाम लेते हैं और वो आतंकवादी समूह वहां पर न कुछ समस्याएं उत्पन्न करता है। और आज के समय में वो एक हाइब्रिड आतंकवाद तक पहुंच चुका है, जिसमें जिसमें लक्षित हत्याएं जो है वो टारगेटेड किलिंग जिसको हम बोलते हैं, और हथियारों के लिए तस्करी के लिए ड्रोन का उपयोग है। इस तरह के से वो अपने आप को भी एक तरह से इवॉल्व कर रहे हैं। और भारत सरकार ने 370 को जब से खत्म निरस्त किया है, उससे आतंकवाद विरोधी अभियान में बहुत तेजी आई है और इससे आतंकवादियों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा है। और हम भारत में देखें तो एक बहुत ही गंभीर चुनौती के रूप में सांप्रदायिक हिंसा है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, दक्षिण भारत में और महाराष्ट्र में एक सांप्रदायिक हिंसा का एक सीरीज है। और इन हिंसाओं को रोकना हमारे यहाँ के पुलिस के लिए बहुत ही अधिक चुनौतीपूर्ण है। और इसमें मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कारण है कि भारत में अर्बन प्लानिंग अच्छे तरीके से नहीं हुई है। हर शहर में आप देखेंगे कि एक ऐसा डेंस पॉपुलेशन वाला इलाका है जहां पे पुलिस तो क्या, आम आदमी को भी जाना बहुत बहुत चुनौतीपूर्ण रहता है। अभी हम रिसेंटली हम देखते हैं कि बनारस में एक दालमंडी इलाका है जो बहुत ही सकरी गलियां हैं जहां पर। और जब उत्तर प्रदेश सरकार जब वहां पर चौड़ीकरण करती है तो वहां के लोग जो है वो उसका बहुत जबरदस्त विरोध करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि चौड़ीकरण हो, विकास हो, क्योंकि इससे जो है वो एक तरह से सांप्रदायिक हिंसा फैलाना मुश्किल हो जाएगा यदि अच्छे से ढंग से अर्बन प्लानिंग हो जाए तो। क्योंकि जो लोकल पुलिस है वहां पे उसका पहुंचना बहुत बहुत मुश्किल रहता है, लोकल इंटेलिजेंस मिलना बहुत मुश्किल रहता है, और ये एक सांप्रदायिक हिंसा के लिए एक वातावरण तैयार किया जाता है। और भारत को एक तरह से समस्याओं में झोंकने की लगातार कोशिश चलती रहती है, क्योंकि इससे जब कोई भी गाड़ियां जलाना, बिल्डिंग में आग लगा देना, ये भारत को पीछे ले जाता है, भारत के मानसिकता को वैचारिक रूप से हमें पीछे ले जाता है। और साइबर खतरे तो भारत झेल ही रहा है, और डिजिटल युद्ध एक तरह से आज के समय में झेल रहा है कि हमारे कई सारे हैकिंग ग्रुप है जो हमारे भारत के बुनियादी ढांचों पर हमले करने की कोशिश करते रहते हैं, डेटा उल्लंघन। और भारत के पास इस तरह की कानून भी नहीं है जो हमारे यहाँ के डेटा को प्रोटेक्ट करे। भारत सरकार अभी इस पे कर रही है, परंतु मुझे लगता है कि अभी इसमें बहुत काम करना बाकी है। तो इस तरह हम देखते हैं कि भारत जो है वो एक बहुत ही संगठित अपराध और नारकोटिक्स का भी सामना करता है। और जो नार्को आतंकवाद है एक तरह से वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान से ड्रग तस्करी और उग्रवाद को वित्त पोषित एक तरह से करती है। और मुख्य रूप से यह पाकिस्तान से ही हमारे यहाँ ड्रग तस्करी होती है, और
मुख्य रूप से हमारे यहाँ का पंजाब प्रांत और जम्मू कश्मीर भी मानव तस्करी और हथियारों की तस्करी, आतंकवादियों के वित्त पोषण, इन सब से जुड़ा हुआ है। और यदि हम देखें तो पंजाब से ही जुड़ा हुआ एक और गंभीर चुनौती है जो हमारे हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है, वो है खालिस्तानी अलगाववाद। और जिसका एक तरह से हम इसको कहते हैं कि खालिस्तानी अलगाववादी, लेकिन ये आज की डेट में कनाडाई अलगाववादी बन चुके हैं, जो बाहर से भारत के हर इस तरह के जो आंदोलन जीवी हैं, इस तरह के आंदोलनों को वो फंडिंग करते हैं। और आप देखिए अमृतपाल सिंह का जो मामला है, और SFJ सिख फॉर जस्टिस का मामला है, और जो भी किसान आंदोलन के रूप में खालिस्तान के समर्थक तत्व को वहां पे भेजना, कनाडा, UK और US से भी इस तरह से फंडिंग करवाना, और भारत के सुरक्षा बलों पर हमले करवाना, विदेश में भारतीय मिशन पर तोड़फोड़ करना, इस तरह की समस्याओं को एक तरह से बहुत बहुत सारे इस तरह की समस्याएं जो है वो हमारे यहाँ डेवलपमेंट के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए एक गंभीर चुनौती है। और यदि हम देखें तो भारत की आंतरिक सुरक्षा के खतरे जो है वो बहुत ही जटिल है, और इसके लिए हमें आतंकवाद विरोधी विकास पहल, हमारे यहाँ की जो वर्तमान सरकार है उसने काफी काम किया है, जिसमें एक बहुत बड़ा समाधान मुझे लगता है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। क्योंकि अगर कहीं भी हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वहाँ पुलिस, हमारे सुरक्षा बल, हमारी आर्मी अगर पहुंच सकती है तो हमें उससे बहुत सारी चीजों को हम हैंडल कर सकते हैं। और जो भारत की आंतरिक सुरक्षा है वो एक तरह से जटिल तो है ही, और इसके लिए हमें आतंकवाद विरोधी और विकास को आगे बढ़ाने वाला और सामाजिक राजनीतिक सामंजस्य के मिश्रण की बहुत गंभीर आवश्यकता है। और जैसे पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में हिंसा कम करने में अभी बहुत प्रगति हुई है, परंतु फिर भी अभी मणिपुर में हम एक बहुत गंभीर समस्या को देख रहे हैं। और साइबर युद्ध और खालिस्तानी पुनरुत्थान एक तरह से जैसी नई चुनौतियां हमारे लिए एक तरह से निरंतर सतर्कता की आवश्यकता को बढ़ाना बहुत ही हमारे लिए आवश्यक है। और हमारे आंतरिक चुनौतियों के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी चुनौतियां भी इसी तरह की है, जिसमें कठोर सुरक्षा के उपाय, सामाजिक आर्थिक विकास, खुफिया आधुनिकीकरण, सामूहिक सहभागिता, इन खतरों से निपटने के लिए बहुत कुछ समाधान भी है जिसकी सूची एक तरह से मैंने बनाई है। जैसे एक तो हमारे यहाँ जुडिशियल और पुलिस रिफॉर्म्स नहीं हुए, तो हमारे यहाँ जो कानून प्रवर्तन और आतंक रोधी उपायों को मजबूत करना एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और उन्नत खुफिया और समन्वयता, भारत के जितना भी खुफिया तंत्र है उसमें आपसी समन्वय होना बहुत आवश्यक है। कई बार हम देखते हैं कि एक तरह से हमारे पास इंटेल भी होता है, जैसे अभी पहलगांव में भी हमारे पास इंटेल था, परंतु हम उसकी गंभीरता को नहीं समझ पाए, और हम थोड़ा सा निश्चिंत हो गए उस जगह विशेष पर। परंतु जो आतंकवादी थे उन्होंने अपना काम वो करते हुए लगातार वो जारी रहे। तो हमारे यहाँ एक मल्टी एजेंसी सेंटर का विस्तार होना थोड़ा आवश्यक है, और बेहतर प्रशिक्षण और बेहतर प्रौद्योगिकी के साथ राज्य पुलिस की ट्रेनिंग हो, और उनको खुफिया जानकारी को वो अधिक मजबूत खुफिया जानकारी को वो मजबूत कर सके। और आतंकवाद, वित्त पोषण, साइबर खतरे और कट्टरवाद को ट्रैक करने के लिए AI और बिग डेटा का उपयोग आवश्यक है, जो आज की डेट में पूरी दुनिया की सुरक्षा बल कर रहे हैं। तो सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण बहुत आवश्यक है, और बेहतर उग्रवाद रोधी उपायों के लिए बलों को ड्रोन, उपग्रह निगरानी, साइबर उपकरण, इससे हमें एक तो हो रहा है ये, परंतु और भी होने की आवश्यकता है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हमें ज्यादा गतिशीलता के साथ CRPF, BSF, IBP, इनकी तैनाती होनी बहुत ही आवश्यक है, और इनकी ट्रेनिंग उस हिसाब से होना बहुत ही आवश्यक है। और जो हम एक शहरी आतंकवाद निरोधक अभियान जिसको कह सकते हैं,
कि जो शहर के अंदर छुपे हुए आतंकवादी है उनको कुछ नेट कनेक्टिविटी की गड़बड़ी है। डॉक्टर राजीव जी अभी कटे हुए हैं। डॉक्टर विवेक मणि जी, डॉक्टर विवेक मणि जी, डॉक्टर विवेक जी। हाँ, लगता है राजीव जी का संपर्क टूट गया है। जी जी, तब तक आपकी टिप्पणी हो जाए। जी, जब तक आज बहुत ही अच्छी टिप्पणी दी राजीव जी ने, उनका वक्तव्य बहुत ही अच्छा रहा। और जो उन्होंने एक बात लगभग सभी वस्तुओं पर, सभी विषयों पर उन्होंने ध्यान दिलाया हम लोगों का आंतरिक सुरक्षा के लिए, चाहे वो इस्लामी आतंकवाद हो या खालिस्तानी आतंकवाद हो, या उन्होंने जैसे एक उदाहरण भी दिया कैसे आतंकवादियों को जो उसमें उनके अनुसार जो मारे जाते हैं उनको कैसे न्यायिक सुविधा दी जाती है, पेंशन सुविधा दी जाती है, उनके परिवारों का भरण पोषण किया जाता है, इस पर उन्होंने ध्यान दिलाया। इसके बाद उन्होंने हमें हमारी न्यायिक व्यवस्था की कमियों को उन्होंने उजागर किया, ध्यान दिलाया। इसमें भी सुधार की आवश्यकता है। यदि जो भी देश विरोधी गतिविधि कर रहा है उसको यदि त्वरित हमारा न्यायालय न्याय देता, उन्हें उचित दंड देता, तो शायद वे देश विरोधी कार्य करने के पहले 100 बार सोचते, या देश विरोधी कार्य विरोधी बोलने के पहले भी 100 बार सोचते। वर्तमान में ही देख ले, अभी जो वर्तमान परिदृश्य में है, कितने लोग भारत के विरुद्ध विश्व वमन कर रहे हैं और उनको कोई न्यायालय से नहीं दंड दिया जा रहा है। मणिपुर में कुछ होता है तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है, और बंगाल में क्या हो रहा है उस पर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं ले पाता है। तो जो हमारी एक न्यायिक व्यवस्था है उसमें भी सुधार की नितांत आवश्यकता है, जिस पर राजीव जी ने हम सभी का ध्यान आकृष्ट किया। और एक तरह से जो आंतरिक सुरक्षा है, जो एक शब्द है स्लीपर सेल, जैसे अभी चर्चा भी हुई थी, जो पहलगाम में हमला हुआ तो जितने भी रास्ते में मैगी बेचने वाले थे, घोड़े चलाने वाले थे, उनमें से कई जो थे वे स्लीपर सेल की भूमिका में थे। तो हमें उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। जितना खतरा हमें बाहरी शक्तियों से नहीं है, से है, उतना ही खतरा हमें आंतरिक दुश्मनों से भी है, और उन्हें पहचानने की नितांत आवश्यकता है। और पहचानने की नितांत आवश्यकता तो है ही, साथ ही साथ हमें अपनी न्यायिक व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था भी सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक जो भी देश विरोधी कार्य कर रहा हो, यदि हमारी पुलिस, अब बताएं कितने अभी हम समाचार आ रहे थे कि आज से 2 दशक 3 दशक पहले पाकिस्तान से लोग 2 हफ्ते 3 हफ्ते के वीजा पर आए और यहाँ आकर खो गए, और यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, उनके बच्चे हैं। तो यह कितना बड़ा हमारी आंतरिक सुरक्षा में शेंद है। कितने भारतीय मुस्लिम जो पाकिस्तानियों से शादी की हैं, उनके बच्चों के पिता पाकिस्तान के हैं, अब क्या वे भारत के प्रति निष्ठावान हो सकेंगे, रह सकेंगे? कदापि नहीं रह सकेंगे। और यह कई वर्षों से अनुभव चला आ रहा है। कैसे संभव हुआ? यदि कोई 2 हफ्ते के वीजा पर आता है और 20 वर्षों से 30 वर्षों से रह रहा है और पुलिस उसके बारे में नहीं जानती है, यह कैसे संभव है? क्या किसके आधार पर यह हो रहा है? तो निश्चित रूप से हमें हमारे जो पुलिस तंत्र है, जिस पर राजीव जी ने ध्यान दिलाया कि हमें न्यायिक हमारा तंत्र है, हमारा पुलिस तंत्र है, उस पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। और जैसा उन्होंने बनारस का एक उदाहरण दिया कि उस गली को अब चौड़ा किया जा रहा है, ऐसी गलियां भारत के हर शहर में हैं जहां पर पुलिस नहीं पहुंच पाती है, और बड़े आराम से भारत विरोधी तत्व दाल मंडी जैसे जगहों पर रहते हैं। और चूंकि यूपी में हमारा सौभाग्य है कि योगी जी का शासन है, बीजेपी का शासन है, जहां पर ऐसे कार्य किए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमें उन्हें तुरंत मजबूत करना होगा। और आप देखें, जो 2 हफ्ते के वीजा पर आकर और 20 साल से गायब हो जा रहे हैं। मैं यहाँ पर चीन में रहता हूँ, मैं विश्वविद्यालय में रहता हूँ, मेरे कमरे में मुझसे मिलने यदि कोई आता है, चाहे वो चीनी नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो, मेरे कमरे में आने से पहले जो फर्स्ट फ्लोर है वहां पर रजिस्टर होता है, वहां पर उसे अपना पासपोर्ट नंबर और जो भी पहचान पत्र संख्या है, मोबाइल नंबर है, उसे अंकित करना होता है, तब वो आता है मेरे कमरे में मिलने। चीन में हम लोग रहते हैं, यहाँ पर कोई विदेशी आता है,
हमें 24 घंटे के अंदर में पुलिस को रिपोर्ट देना होता है कि भाई हम इस शहर में आए हुए हैं, और हमें शहर भी छोड़ना होता है, तब भी हम विश्वविद्यालय को एक ईमेल भेजते हैं कि हम अमुक शहर जा रहे हैं, इतने दिन कैंपस में नहीं रहेंगे। और यह कैसे संभव है कि जो 2 हफ्ते के वीजा पर आया वो 20 वर्षों तक गायब रहा और यहाँ पर नौकरी भी कर रहा है और उसका आधार कार्ड भी बन गया है। तो निश्चित रूप से यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आज अभी मैं वर्तमान घटना बता रहा हूं। मेरे 2 विद्यार्थी फोन किए थे चीन के दूसरे शहर से कि सर हम लोग क्या करें, यहाँ पर पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जो विद्यार्थी हैं वो हुटिंग कर रहे हैं, क्या मैं भारत लौट जाना चाहिए। मैंने उन्हें कहा कि हम हिंदू लोग भागने में हम लोगों को स्वर्ण पदक मिलना चाहिए। अफगानिस्तान से भी भाग गए, बांग्लादेश से भी भाग गए, पाकिस्तान से भी भाग गए, यहां से ही भाग कर जाएंगे भारत में, फिर उसके बाद क्या क्या वहां पर हमारी आंतरिक असुरक्षा नहीं है? हर गली में एक भारत विरोधी तत्वों का निवास हो रहा है। तो यह उपाय नहीं है। हमें निश्चित रूप से जो वर्तमान चुनौतियां हमारे समक्ष हैं, हमें उनका सामना करना ही होगा। अन्यथा जिस तरह से हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से नगण्य हो गए हमारी संख्या, तो भारत में भी वैसी भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो हमें इस उपस्थिति से यदि बचना है, तो निश्चित रूप से हमें प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक भारतीय नागरिक को और विशेष रूप से प्रत्येक सनातनी को सतर्क रहना ही होगा। हमें अपने कर्तव्यों के प्रति, हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति, आंतरिक सुरक्षा के प्रति निश्चित रूप से सजग रहना होगा। नहीं तो जो हमारा यह हम आंतरिक रूप से ही अगर सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, तो फिर बाह्य रूप से हम कितना लड़ लेंगे। हम चाहे बाह्य दुश्मनों से कितने भी लड़ लें, लेकिन आंतरिक सुरक्षा मजबूत करना हमारे लिए उतना ही आवश्यक है जितना बाहरी सुरक्षा मजबूत करना। तो निश्चित रूप से आज जो राजीव जी का जो वक्तव्य रहा, इससे समसामयिक विषयों पर जो भी हमारे समक्ष ज्वलंत विषय है आंतरिक सुरक्षा को लेकर, और जिसका निष्पादन करने की नितांत आवश्यकता है, और इसमें जन सहभागिता भी आवश्यक है। जितनी आवश्यकता सरकार की का निर्णय लेना है इस पर है, उतना ही आवश्यकता जन जन की सहभागिता है की भी आवश्यकता है। और विशेष रूप से हम सनातनियों की, हम हिंदुओं की भी आवश्यकता है कि हम अपने देश के प्रति, आंतरिक सुरक्षा के प्रति सजग रहें, नहीं तो स्थिति आने वाले समय में और भयावह हो। तो मुझे लगता है कि आज का जो वक्तव्य, आज का जो व्याख्यान रहा राजीव जी का आंतरिक सुरक्षा को लेकर, यह बहुत ही सार्थक रहा और जन जन को इसमें भागीदारी निभानी होगी। विशेष रूप से मैं भारतीय अपने युवाओं से इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हम सभी, राम सेतु जब बन रहा था तो एक छोटी गिलहरी भी आ रही थी अपने शरीर में बालू लपेट के, और राम सेतु पर उस बालू को रख रही थी। तो भगवान ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो उसने कहा कि मेरी जितनी सामर्थ्य है, मैं उतना योगदान इस राम सेतु में, धर्म की स्थापना हेतु जो ये सेतु बन रहा है उसमें देना चाहती हूँ। तो वर्तमान समय में प्रत्येक सनातनी को, प्रत्येक हिंदू को इस जो विकट परिस्थिति हमारे समक्ष उत्पन्न हुई है, इसमें सभी की सहभागिता आवश्यक है। और यदि हम अपने आंतरिक सुरक्षा को लेकर सचेत रहेंगे, तो निश्चित रूप से सरकार भी हमारी सुनेगी और हम एक मजबूत भारत, आंतरिक रूप से भी मजबूत भारत का निर्माण कर पाए। बहुत बहुत आभार सर। बहुत आपने जितना डॉक्टर राजीव रंजन जी की जो महत्वपूर्ण बातें थी, और उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा का जो वास्तविक विमर्श है उसे स्थापित किया, आंतरिक आर्थिक रूप से किस तरह हमारे घर में बैठे हुए हैं, हमारा किस तरह एआई से, हमारा किस तरह हम पर सोशल मीडिया का वार हो सकता है, किस प्रकार हमारे आंतरिक सुरक्षा में भेदन किया जा सकता है, इन विभिन्न विषयों पर आपने विस्तृत चर्चा की। और अब राजीव जी कुछ तकनीकी गड़बड़ी से हम लोगों के बीच नहीं थे, तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर राजीव जी अपनी बात पूरी करें। उसके बाद सनी कुमार और रवि मिश्रा जी, 2 मेरे शोध छात्र हैं, इस पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर
सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, बिल्कुल आवाज आ रही जी। है, आप बोलिए। तो सर, मैं दो चीजें बहुत ही गंभीर रूप से कहता हूं कि यदि जो हमारी आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां हैं वहां तक हमारी पहुंच ही नहीं होगी, तो ये हमारे लिए बहुत ही गंभीर विषय है। और इसके साथ साथ इस और भी गंभीर बनाती हैं हमारे यहाँ के जो एनजीओ है और जो एक पूरा मीडिया का वर्ग है। वहां तक हमारे पुलिस की पहुंच नहीं है, लेकिन लोगों की पहुंच आवश्यक रूप है। और उन हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां हैं उसको वो बहुत ही पोषित करने का काम करते हैं, जो पूरा हवाला का काम है और ब्लैक ब्लैक मनी को वाइट करने का काम है। यह सब एनजीओ द्वारा किया जाता है। न केवल भारत के एनजीओ परंतु विदेशों से भी इस तरह से पैसे लाकर वहां पर फंड किया जाता है। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ की कई संस्थाएं हैं जो विदेशों से चल रही है, और इस मामले में हमें से सीखना चाहिए कि चीन में आप किसी भी मौलाना, मौलवी, पादरी, पादर की भी आप जो नियुक्ति है वह किसी भी संस्था के द्वारा वह नहीं किया जाएगा। भारत को इस आवश्यक रूप से सीखना चाहिए कि भाई आप अपने धर्म का पालन कीजिए, परंतु उसके उसकी जितनी नियुक्तियां है या उसके जितनी हमारे कहने में बहुत महसूस करते हैं कि हम इस चीज को नहीं मानते। यहाँ पर हमें जो है वो थोड़ा सा कानून का एक तरह से डंडा चलाना पड़ेगा कि आप मानते हैं नहीं मानते हैं ये अलग बात है। आप हमें हमारे यहाँ देखेंगे कि गांव के घरों में, गांव के गलियों में जो है वो एक स्पीड ब्रेकर बनाने के लिए लोग लड़ जाते हैं कि ये हमारे घर के आगे रहेगा कि तुम्हारे घर के आगे रहेगा, कि क्योंकि वो बनता सरकारी खर्चे से ही है। तो इस तरह का एक जो है वो बहुत आवश्यक है। जिस तरह से इस गली गली में इस तरह के जो घर है इसको तुरंत तो बदलना संभव नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है कि अगले 20-30 साल लगेंगे भारत में, जिस चुनौतियां बढ़ चुकी है इस समय। परंतु हमें उसी तरह से एक से पुलिस पब्लिक फ्रेंडशिप के द्वारा कि कोई भी चीज हो, छोटी छोटी बात हो, वो पुलिस के पास वो तुरंत पहुंचे। और चाहे पुलिस उस पर कार्रवाई न भी करे परंतु वह उसको एक तरह से ले आती है, तो हमें पता रहेगा कि हाँ इस मोहल्ले के इस गली में समस्या है। क्योंकि हम इंतजार नहीं कर सकते कि जब वहां 4 लोग मारे जाए, कुछ लोग के साथ बेइज्जती हो, कुछ महिलाओं के साथ अभद्रता हो, तभी पुलिस कानून जो है वो कानून का पालन करवाएगी। परंतु मुझे लगता है कि ये चीज बहुत ही आवश्यक है कि हम उस तंत्र को हम तोड़े, और जो आर्थिक तंत्र है उनके उनके एनजीओ है, जो हवाई नेटवर्क है, वित्त देन पर जो अनियमितताएं हैं, तो पारदर्शिता के साथ और पुलिस पब्लिक फ्रेंडशिप के साथ कि इंटेल में पुलिस को, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी पुलिस है नहीं कि वो खुद से स्वयं ही सारा काम, हमें बहुत सारे विजिल ब्लोअर्स की जरूरत है जो समाज में जागरूकता के साथ ऑलरेडी बढ़ ही रहा है, परंतु और भी ज्यादा इस तरह से होने की आवश्यकता है। मैं आज एक उदाहरण दूंगा कि जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुका, तो मेरी एक यहाँ पे दोस्त है और यहाँ टीचर है इंडोनेशिया की, वो मुस्लिम है। तो जब मैंने उनको कहा देखो भारत ने, क्योंकि मैंने पहले उनको कहा था कि भारत जो है वो मारेगा पाकिस्तान के, तो उन्होंने कहा था कि नहीं भारत ऐसा नहीं कर सकता। तो मैं आश्चर्य था कि मतलब उनको ये विश्वास है कि भारत ऐसा नहीं करेगा। और फिर जब भारत आया कि देखिए भारत ने अटैक किया, और आज उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के 4 राफेल को मार दिया और फ्रांस भी भारत से गुस्सा है। यानी पूरे पाकिस्तानी मीडिया का जो एक नैरेटिव है वो लेके चल रही थी। और जब मैंने उनको कहा कि आप वो पाकिस्तान के लोग झूठ बोल रहे हैं, तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। पहले तो मुझे गुस्सा आया, परंतु मुझे लगा कि वो तंत्र कितना मजबूत है। ये इंडोनेशिया जैसा मित्र राष्ट्र भारत का, और वहां की मीडिया भी वही कवर करती है जो वो चाहते हैं, पाकिस्तानी लोग चाहते हैं। तो और अब दुनिया की मीडिया अगर देखें तो उनके पक्ष में अधिक लोग हैं। भारत जबकि सबूत के साथ सब कुछ बताता है, तब भी वो जो है वो पाकिस्तान के नैरेटिव को सुनते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि हमें इंटेल डेवलप करने की आवश्यकता है, पुलिस पब्लिक फ्रेंडशिप
और अर्बन प्लानिंग मुझे लगता है एक बहुत ही गंभीर विषय है कि चाहे उनको जितने जमीन है उनसे ज्यादा ही जमीन दिया जाए, परंतु इतनी हमारी अर्बन प्लानिंग हो, हमारी सड़कें इतनी चौड़ी हो ताकि हमें आते जाते लोग दिखे, हमें पता चले कि हाँ भाई कौन आया है। और विवेक जी ने जो बात कही कि यहाँ चीन में कभी किसी पुलिस के हाथ में हमने डंडा भी नहीं देखा, परंतु यहाँ की पुलिस यहाँ के आंतरिक सुरक्षा को इसलिए कंट्रोल कर पाती है क्योंकि सब लोग एक तरह से कानून को फॉलो करते हैं। और यहाँ पूरी तरह से पुलिस पब्लिक फ्रेंडशिप है, यहाँ कोई डरता नहीं है पुलिस के पास जाने से। जो हो रहा है, जो हमारे यहाँ खास करके मैंने बिहार में देखा है कि जो नए युवा जो दरोगा बन रहे हैं या पुलिस में आ रहे हैं, उनके द्वारा हो ही रहा है। तो इस तरह से आंतरिक चुनौतियों, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भारत के लोग चुनौतियों का सामना बहुत आसानी से कर सकते हैं, कर लेते हैं, उनके अंदर क्षमता भी है, परंतु उन चुनौतियों को जानने के लिए हमें बहुत ही सॉलिड इंटेल की आवश्यकता है, जो बिना आम पब्लिक के जुड़े संभव नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर इस मंच के लिए। इस आज का पाठ है आपका निर्भीकता के साथ भारत की राष्ट्रीय जीवन की जो चुनौतियां हैं, चाहे वो अर्बन नक्सलवाद हो, चाहे आंतरिक रूप से भारत की जो पुलिस व्यवस्था की अक्षमता हो, भारत में नागरिक कर्तव्य बोध की जो आई कमी है, जैसे चीन में आज भी लोग इसलिए पुलिस से या पुलिस का सम्मान करते हैं या उससे डरते हैं, उनके मन में अपने विधि के प्रति, अपने संविधान के प्रति एक आस्था है। वो आस्था भारत की डीगी हुई है और आज से नहीं वर्षों से है। एक तरह का कर्तव्य बोध हम तब जागते हैं जब खतरे दरवाजे पर दस्तक देने लगते हैं। कई चुनौतियां हैं। अभी वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट और अमेजन भारत के 30% खुदरा बाजार पर, 32% खुदरा बाजार पर कब्जा कर लिए हैं, जबकि भारत के पास ई कॉमर्स के लिए कोई स्पष्ट विधि का निर्माण भारत की संसद ने, भारत की विधायिका ने, लेजिस्लेचर ने आज तक नहीं किया। ये गंभीर चुनौतियां हैं। यह भी हमारे आंतरिक चुनौती को एक गंभीर खतरा है। हमारे खुदरा व्यापारी परेशान हो रहे हैं और 32% वॉलमार्ट, अमेजन और फ्लिपकार्ट पहले भारतीय कंपनी थी, अब चाइनीज कंपनी हो गई है, तो ये अब अमेरिकी कंपनी हो गई है। तो ये भी हमारे लिए गंभीर विषय है। उन सब गंभीर विषयों पर आपने मणिपुर, आपने पूर्वोत्तर, बिहार और इस तरह आंतरिक सीमा का प्रबंधन पर बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन। और उस पर आपकी जो वक्तव्य है उस पर गहरी मीमांसा डॉक्टर विवेक मणि जी ने प्रस्तुत की है। दो हमारे शोध छात्र हैं, रवि मिश्रा। रवि सर प्रणाम। आप सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम और आदरणीय गुरुजी अखिलेश त्रिपाठी जी को सादर धन्यवाद इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए। मेरा मानना है कि ये कार्यक्रम जो लोक पहल हर हफ्ते ये प्रसारित किया जाता है, काफी लोग इससे लाभान्वित होते हैं। आज का जो विषय है भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और चुनौतियां, ये बहुत ही व्यापक विषय है और कहीं ना कहीं ये हमारे शोध विषय से संबंधित है, जो कि मानव सुरक्षा से। तो और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें तो जिस तरीके से राजीव सर ने बहुत विस्तृत ढंग से और बहुत ही सहज ढंग से इस विषय को प्रस्तुत किया, तकनीकी कारणों से मैं पूरी बातें नहीं सुन पाया उनकी। अंत में अभी उन्होंने जो बातें रखी वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, महत्वपूर्ण थी उस विषय को सुनना, और उन्होंने बहुत बारीकी से इस विषय पर अपने विचार रखे। छोटी छोटी चुनौतियों के बारे में कि नक्सल समस्या क्या है, पुलिस की क्या स्थिति है, या नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का क्या डाटा बन रहा है, कैसे चीजें जो है सही हो रही हैं, किस तरीके से महिलाएं सुरक्षित हो रही हैं समाज में। तो सामाजिक स्थिति की अगर बात करें तो मेरा दृष्टिकोण जो है कि कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति हो रही है। परंतु आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की बात की जाए तो बाह्य सुरक्षा में अभी जो भारत के लिए संकट का क्षण है, या जिस तरीके से भारत ने बहुत बहादुरी के साथ निपट रहा है पाकिस्तान के साथ, और कहीं ना कहीं हम बेहतर स्थिति में पहुंचे हैं। वर्तमान सरकार की जो विदेश नीति है इस बाह्य सुरक्षा को निपटने में सक्षम है और बेहतर माकूल जवाब दे रही है। और इस विषय को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने के लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरीके का जो कार्यक्रम है वो आयोजित होता रहता है तो हम सभी का ज्ञानवर्धन होता रहता है। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आप सभी को प्रणाम। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत सुंदर टिप्पणी
राजीव, रवि मिश्रा, अब सनी, सनी कुमार। जी सर, प्रणाम सर। आप सभी गुरुजन को पहला मेरा सादर नमन और धन्यवाद। आपने इतना महत्वपूर्ण और ज्वलन टॉपिक आज का विषय लोक पहल पे के माध्यम से रखा। और मेरा जो कहना है इस विषय में कि सर, हमें अपने दूसरों से ज्यादा अपने घर के जो जयचंद हैं, या जो मतलब कि कहा जाए जो मतलब मिली भगत करके आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, या फिर नक्सलवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, या किसी प्रकार का टेररिज्म, चाहे वो इकोनॉमिक टेररिज्म हो या फिर सामरिक टेररिज्म हो, इन सब में लिप्त हैं, तो उन पे पहले लगाम लगानी चाहिए। इसके लिए सर मैं एक उदाहरण भी देता हूँ सर। मैं जब अपने एमफिल में था, एमफिल के समय जब मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा महेंद्रगढ़ में था सर, वहाँ एक जम्मू का लड़का था सर। तो वो लड़का पूर्णतः एकदम जो अर्बन नक्सलिज्म का पार्ट है, सेम उसी तरह रिएक्ट करता था सर। वो ये कह रहा था कि जो सैनिक होते हैं उनको हमें पत्थर मारने के लिए कुछ पैसे मिलते हैं, और साथ ही साथ हमें मजा भी आता है। तो उस पे हम लोग बहुत, जितने भी हम लोग संघ के लोग थे, बहुत व्यापक प्रतिक्रिया करी, और उसको हम लोगों ने तुरंत कहा कि यहाँ से 9-2-11 हो जाए। तो सर उसने अपना मतलब बोरिया बिस्तर बांधा और वहां से चलता बना सर। तो कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि सर, जो बाहरी खतरे से ज्यादा हमें अपने आंतरिक खतरे पर ध्यान देना पड़ेगा, और सर ऐसे प्रावधान करने पड़ेंगे जिससे कि सामाजिक जागृति आए। जो अपने नागरिक हैं सर, उनको कैसे आतंकवाद रिएक्ट करता है, उन सब के बारे में सर ज्ञान देना पड़ेगा। साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ इस चीज का भी ज्ञान देना पड़ेगा कि टेररिज्म की पहचान कैसे करें, या कोई टेररिस्ट है उसको उसके बारे में पता कैसे करें। इन सब चीजों को सर महत्वपूर्ण मानते हुए सर, कि इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये पहला नागरिक का दायित्व होता है सर, कि जो आसपास वहाँ के लोग हैं उनको अवेयर किया जाए। खासकर जम्मू और जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं सर, उनको साथ साथ इसके बारे में भी व्यापक सूचना देनी चाहिए और उनको अवेयर करना चाहिए। और साथ सर मेरा कहना यही है कि जो पहलगाम हमला हुआ, उसमें सर जाहिर सी बात है, जितने भी आतंकवादी आए तो उनको इतना लंबा समय मिला कि वहां जाके उन्होंने देख लिया, 7 से 8 दिन जो भी उनको समय मिला, कि वहां जाके देखा कैसे वहां लोग, ये जो जा रहे हैं यात्री घूमने जा रहे हैं, उनको वो किस समय खाली रहता है, किस समय ज्यादा वहां भीड़ लगी रहती है, ये सब पूरा चेक किया सर। ये कोई बाह्य तुरंत आकर के आक्रमण नहीं किया सर। जो वहाँ के लोग थे, भले 1 ही 2 क्यों ना हो या कुछ % क्यों ना हो सर, उन्होंने उसका सहयोग किया सर, जिससे ये पहलगाम जैसा कुख्यात आतंकवाद हमला हुआ। और सर मैं यही चाहूंगा कि भारत सरकार इस पे जोर दे कि जो मतलब उनको आतंकवादियों को पहचानने के लिए जो वहाँ के सीमावर्ती क्षेत्र है, उनके लिए एक अलग से सर कोर्स, या फिर कहा जाए उनको अवेयर करने की सर जरूरत है सर। इसी के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ सर। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर और गंभीर टिप्पणी सनी कुमार जी के द्वारा। रवि और सनी ने बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं डॉक्टर राजीव जी को का संदर्भ लेते हुए। बहुत सुंदर आप लोग दोनों की प्रस्तुति रही है, एक शोध छात्र के रूप में जो दृष्टि रही है, और हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो अनुभव है उसको भी सनी जी ने साझा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो पूरा पाठे डॉक्टर राजीव जी और डॉक्टर विवेक मणि जी के द्वारा जो पाठे जो मीमांसा की गई, जो टिप्पणी की गई, वो अद्भुत और अपूर्व है। और मैं सभी लोक पहल की ओर से हमें जो लाइव सुन रहे हैं वो सभी श्रोताओं को मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं, अभिवादन करता हूं। डॉक्टर राजीव जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर विवेक मणि जी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ जो जुड़े हुए सनी कुमार, रवि जी का बहुत अभिनंदन करता हूं। और प्रभाकर चौहान जो मेरे प्रिय शिष्य हैं, इनका अभिनंदन करता हूं। और मुझे लाइव सुन रहे, जो हमारे फेसबुक पर सुन रहे, लाइव प्रसारण देख रहे, और जो यूट्यूब पर आगे देखेंगे, उन समस्त श्रोताओं के प्रति बहुत अभिनंदन और स्वागत। और मैं निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, तथा हमारे फेसबुक को, लोकपहल के फेसबुक को अधिक से अधिक लाइक करके अधिक से अधिक जनता के मध्य इसका प्रसार और प्रचार हो, ताकि जो संस्कृति, राष्ट्र, सहजीवन, सह अस्तित्व और साहचर्य की जो परिकल्पना है जिससे राष्ट्र बनता है, उसे सदैव हम जीवंत बना सके। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम को बड़ी सजगता से, तन्मयता से और सहयोगपूर्ण ढंग से संपादित करने के लिए जो हमें आभासी मंच प्रदान किए हैं ऐसे
श्री तेजस्वी जी के प्रति मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत उन्हें मैं स्नेह और अपने ओर से लोकपहल परिवार की तरफ से आशीष प्रेषित करता हूं। इतनी तन्मयता से अधिक आपने धैर्यपूर्वक संचालन किया और मैं पुनः सभी का डॉक्टर विवेक जी का, डॉक्टर राजीव जी का आभार और अभिनंदन व्यक्त करते हुए मैं तेजस्वी जी से निवेदन करूंगा कि वह आज के कार्यक्रम का समापन करें। तेजस्वी जी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल लोकपहल।